Good morning, students. We are doing lesson 4, that is materials, metals and non-metals in your science textbook, right? Last time we had finished with this activity 4.5, I think, the beaker and glass tumbler, right? We were doing the reaction of metals with water. Now we shall proceed further with reaction with acids. Let us see how metals and non-metals behave with acids. Activity 4.6. Warning, keep the mouth of the test tube away from your face. Use test tube holder to hold the test tube. टेस्ट ट्यूब का एक होल्डर आता है जिससे आप ऐसे चिमटे की तरह टेस्ट ट्यूब को होल्ड कर सकते हो. टेस्ट ट्यूब इज अ ग्लास ट्यूब in which you can perform an experiment, right? Now let us study what happens. Take samples of metals and non-metals listed in table 4.5 in separate test tubes and label them as A, B, C, D, E and F. अलग अलग मेटल्स और नॉन मेटल्स के सैम्पल्स लेने के लिए बोले हैं आपको. टोटल 6 टेस्ट ट्यूब्स है, 1 2 3 4 5 6, A B C D E F, राइट? और there are different samples of metals and non-metals which we are supposed to take. First sample is of magnesium ribbon. Second is aluminium foil. Aluminium foil is a metal, right? Then iron fillings. Iron fillings यानी iron powder मिलता है, या आप iron nail भी ले सकते हो. Nail यानी कीले जो मिलते हैं ना iron के, वो. Then copper peeled flexible wire. Charcoal powder and sulfur powder, right? All these are the charcoal and sulfur are non-metals. So आपको उसका reaction देखना है acid के साथ. Now let us see what is the further process. With the help of a dropper, add 5 ml of dilute hydrochloric acid to each test tube. 5 ml of hydrochloric acid यानी HCl ऐड करना है, जो मैंने आपको यहाँ पे formulas में okay, I have not given you the formulas. I'll just give you the formulas. HCl का formula अभी इधर लिख लो. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज HCl. हाइड्रोजन एंड क्लोरीन मिक्स होके HCl बनाते हैं, राइट? सो ये एसिड आपको इसके अंदर ऐड करना है. ऑब्जर्व द रिएक्शंस केयरफुली. With the help of a dropper and add 5 ml of dilute hydrochloric acid to each test tube one by one. सारी A to F तक सारी टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डॉट डॉट करके थोड़ा थोड़ा करके आपको ये ऐड करना है. ऑब्जर्व द रिएक्शंस केयरफुली. फिर उसके अंदर क्या रिएक्शन हो रहा है, दैट यू हैव टू ऑब्जर्व. इफ नो रिएक्शन अकर्स इन द कोल्ड सॉल्यूशन, वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली. अगर कोल्ड सॉल्यूशन में मतलब ठंडे में कुछ रिएक्शन आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब को गर्म करिए, राइट? जिसकी वजह से आपको आफ्टर हीटिंग कुछ मेटल्स का रिएक्शन होता है, सो दैट यू विल कम टू नो. ड्यूरिंग अ बर्निंग मैचस्टिक, ब्रिंग अ बर्निंग मैचस्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, राइट? आफ्टर सम टाइम एक बर्निंग मैचस्टिक ईच टेस्ट ट्यूब के पास लाकर देखना है क्या होता है. रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. पहले हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड लिया. सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4 इंस्टेड ऑफ द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 4.5. अब क्या होगा, whenever these metals react with acids, they form salts, and what is liberated, they liberate hydrogen gas. Now let us see here. Reaction with dilute hydrochloric acid, that is HCl, at room temperature. magnesium ribbon जो होता है reacts to release hydrogen. H मतलब hydrogen, right? reacts fast rapidly, वो फटाफट रिएक्ट हो जाता है उसके साथ. सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी सेम रिएक्शन होगा. रिएक्ट्स टू रिलीज हाइड्रोजन, रिएक्ट्स रैपिडली, राइट? अगेन एल्यूमिनियम फॉइल रिएक्ट्स टू रिलीज हाइड्रोजन. अगेन सेम थिंग, वार्म करने की ज़रूरत नहीं होती है उसमें भी. देन same goes for sulfuric acid also.
इट ऑल्सो रिएक्ट्स एंड रिलीजेज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिलीज करता है। ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप वो माचिस की तीली टेस्ट ट्यूब के पास लाओगे तो हाइड्रोजन गैस विल स्टार्ट बर्निंग एंड अ पॉप साउंड विल बी देयर। पॉप साउंड होगा उसके अंदर से, इसमें से आपको पता चलेगा कि इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, राइट। सेम वे आयन फिलिंग्स को रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कराया इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगेन इट विल रिलीज हाइड्रोजन, रिएक्ट्स फास्ट रैपिडली, एंड देन with sulfuric acid also the same reaction will go. Now copper or peeled flexible wire, copper अगर लेते हैं तो there will not be any reaction with hydrochloric acid, again no reaction even if it is heated. यहाँ पे अगर आप हीट करते हो तो वो फास्ट रिएक्ट करता है, फटाफट रिएक्ट हो जाता है तीनों केस में, जबकि यहाँ पे हीट करने के बावजूद भी नहीं रिएक्ट करता है। Same thing happens in sulfuric acid also, there is no reaction. Again same thing happens for charcoal and sulfur both. दोनों पाउडर में कोई रिएक्शन दिखेगा नहीं, उसको आप गर्म करोगे तो भी रिएक्शन दिखेगा नहीं, ना हाइड्रोजन रिलीज होगा और ना ही ये लोग एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। सो जनरली नॉन मेटल्स जो है वो रिएक्ट नहीं करेंगे। नाउ लेट अस स्टडी, is there a difference in the way metals and non-metals react with acids? What could the pop sound in some cases be due to when a burning matchstick is brought near the mouth of the test tubes? You must have found that non-metals generally do not react with acids, but metals react with acids and produce hydrogen gas that burns with a pop sound, right? हाइड्रोजन गैस है, आपको कैसे पता चलेगा? जब आप उसके टेस्ट ट्यूब के पास में बर्निंग मैचस्टिक लाओगे तो पॉप साउंड आएगा। From this you can understand that it is hydrogen gas which is being released from this test tube after the reaction of metal and acids, right? You must have noticed that copper does not react with dilute hydrochloric acid even on heating, but it reacts with sulfuric acid. थोड़ा बहुत रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होता है बट इसमें नहीं होता। ओके, नाउ रिएक्शंस विद बेसिस, जैसे हमने एसिड के साथ रिएक्शन देखा, अभी हम रिएक्शन विद बेस चेक करेंगे। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, care should be taken that pellets of sodium hydroxide are handled with a plastic spatula. Plastic spatula से उसको handle करना है because sodium is as it is very inflammable, right? Prepare a fresh solution of sodium hydroxide in the test tube by dissolving 3 to 4 pellets of it in 5 ml of water, right? 3 to 5 pellets किसके हैं? सोडियम मेटल के हैं, right? हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH बोलते हैं उसको। दिस इज सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड मतलब OH। हाइड्रोक्साइड आयन इज OH। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बोथ कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम इज डिनोटेड बाय Na, राइट? नाउ दिस इज अ रिएक्शन विच फॉर्म्स अ बेस, राइट? दिस इज अ बेस, बेसिक सॉल्यूशन है ये, मतलब लिटमस पेपर को ब्लू करेगा। इट इज अ बेस। How is it prepared? By adding pellets of sodium in water. पर धीरे धीरे ऐड करना है। सोडियम को आप वाटर में एकदम डालोगे, सोडियम इज हाईली इन्फ्लेमेबल। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते टाइम वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इट विल बर्न, राइट? सो छोटे छोटे ये होंगे फायर के, ये होंगे वो पैलेट्स, जैसे ही आप वाटर सॉल्यूशन में डालोगे पानी में। ड्रॉप अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इनटू इट. Bring a burning matchstick near the mouth of the test tube. Observe carefully. What does the pop sound indicate? As before, the pop sound indicates the presence of hydrogen gas. Metals react with sodium hydroxide to produce hydrogen gas. Reactions of non-metals with bases are complex. Right? Reaction of non-metals with bases are complex, but metals react with bases to release hydrogen gas again. Now displacement reaction, right? What you have observed in this, the pop sound is the pop of the sound of the hydrogen gas which is being released into this reaction.
अगेन बेसिस के साथ रिएक्शन जब होता है मेटल्स का तो भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। फर्दर नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें कोई भी दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं, मेटल में कोई भी दो कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अगर लिया है हमने CuSO4, उसके साथ अगर आपने जिंक को डाला तो जिंक क्या करेगा, जिंक मेटल डाला डायरेक्टली तो जिंक इज वेरी रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर इज क्वाइट इनर्ट। इनर्ट मतलब ऐसा मटेरियल जो जल्दी से किसी और मटेरियल से रिएक्ट नहीं करता या केमिकल से रिएक्ट नहीं करता है, राइट। बट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक क्या करेगा, फटाक से इधर जाकर के सल्फेट के साथ रिएक्ट कर जाएगा। सल्फेट, दिस इज SO4 इज सल्फेट मॉलिक्यूल, राइट। सल्फेट यानी एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन, इससे सल्फेट बनता है। तो ये जाकर के उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और क्या बनाएगा, ZnSO4, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा और कॉपर को अलग कर देगा। कॉपर मेटल नीचे रेड कलर का बैठ जाएगा। एक्चुअली कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का, और जब आप उसमें जिंक ऐड करोगे तो ये सॉल्यूशन का ब्लू कलर चला जाएगा, नीचे आपको रेड कलर का कॉपर डिपॉजिट लगेगा, दिखेगा। मतलब फॉर एग्जांपल ये बीकर है और बीकर के अंदर आपने कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन लिया है, तो क्या होगा, जैसे ही आप इसके अंदर जिंक पाउडर डालोगे तो ये ब्लू कलर इसका चला जाएगा और रेड कलर के पार्टिकल्स नीचे ऐसे जमा हो जाएंगे कॉपर के, दैट विल बी कॉपर मेटल एंड जिंक सल्फेट इज ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, तो जिंक सल्फेट इसके अंदर बन जाएगा। सो दिस रिएक्शन इन विच वन मेटल डिस्प्लेसेस द अनदर टू रिएक्ट विद द free ions is called displacement reaction. Now let us read further. Recall the activity of reaction between copper sulfate and iron that you performed in class 7th. Let us observe some more reactions of that kind. Activity 4.8. Take 10 ml 100 ml beakers and label them as A, B, C, D and E. Take about 50 ml of water in each beaker. Dissolve in each beaker a teaspoonful of each substance as indicated in figure 4.6. Figure 4.6 में 5 बीकर दिए हैं, हर एक में थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन लिया हुआ है, राइट। 100 ml सॉल्यूशन इन एवरी बीकर, राइट। नाउ dissolve in each beaker a teaspoonful of each substance as indicated in figure 4.6. now इधर नीचे 4.6 में आपको दिखा है, पहले बीकर में हमने लिया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दैट इज CuSO4 प्लस जिंक ग्रैन्यूल डाला, उसमें जिंक ग्रैन्यूल यानी जिंक का पाउडर डाला A के अंदर, राइट। उसके बाद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन B में लिया और उसमें डाला आयरन नेल, इसमें आयरन डाला, ठीक है। बीकर C में लिया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर हमने ऐड किया कॉपर टर्निंग्स, उसके अंदर कॉपर के टुकड़े डाले हमने, ठीक है। ये नीचे वाला मत देखो, ये रिजल्ट वाला है और ये जो है वो एक्चुअल सॉल्यूशंस है जो हम लोग एक्सपेरिमेंट के लिए कर रहे हैं। उसके बाद बीकर D में हमने लिया आयरन सल्फेट दैट इज FeSO4 प्लस कॉपर टर्निंग्स, उसमें भी हमने कॉपर टर्निंग्स डाले। एंड लास्ट वन इज बीकर E दैट इज जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया, उसमें आयरन नेल्स डाले, राइट। अब इसमें से हम लोग देखेंगे व्हाट इज द रिएक्टिविटी। नाउ कीप द बीकर्स अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन योर नोटबुक। What changes do you observe in the various beakers? You have read that one metal displaces another metal from its compound in aqueous solution. One metal displaces another metal in its compound in aqueous solution. In beaker A, zinc replaces copper from copper sulfate solution. यहाँ पे बीकर A में ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, मैंने आपको बताया, उसके अंदर आपने जिंक डाला तो जिंक इज मोर रिएक्टिव। ये रिएक्शन भी होगा पर हमेशा नहीं होगा। जैसे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन आप लेते हो तो उसमें कॉपर डालोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव, कॉपर इनर्ट मेटल है और जिंक इनर्ट नहीं है, इसलिए जिंक जहां भी जाएगा ना फटाक से रिएक्ट करेगा। बट कॉपर इतना रिएक्टिव मेटल नहीं है, तो आप उसको जिंक के साथ डालोगे तो वो जिंक को निकाल के खुद रिएक्ट नहीं करेगा, राइट। सेम इज द केस विथ आयरन।
कॉपर में आप आयन डालोगे तो आयन भी रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि कॉपर से आयन ज्यादा रिएक्टिव है। कॉपर छुट्टा हो जाएगा और आयन रिएक्ट कर जाएगा एंड द कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस। सी हियर जिंक सल्फेट, इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ब्लू कलर सॉल्यूशन, जब आप जिंक ऐड करते हो तो उसका सॉल्यूशन, उसका कलर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है और अंदर नीचे कॉपर का पाउडर बैठ जाएगा, बिकॉज कॉपर मेटल छुट्टा हो जाएगा उसमें से। अगेन सेकंड में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ आप आयरन डालोगे, राइट, इन बीकर बी, तो आयरन डालोगे तो ये सॉल्यूशन ग्रीन कलर का हो जाएगा और कॉपर अलग नीचे आपको दिखेगा सेटल हुआ हुआ, राइट। नाउ दिस इज जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। सी में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में आप कॉपर डालोगे तो जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इधर आपको कोई रिएक्शन नहीं दिखेगा, कॉपर ऐसा अलग छुट्टा ही रहेगा, राइट। Then next three is again different. Let us study this first. In beaker A, zinc replaces copper from copper sulfate solution. This is why the blue color of copper sulfate disappears and a powdery red mass of copper is deposited at the bottom of the beaker. The reaction can be represented as follows. Copper sulfate solution CuSO4 plus zinc, which is blue in color, copper sulfate, will give you zinc sulfate solution, that is ZnSO4, which is a colorless solution, and copper will get deposited in the beaker. You can write down the reaction taking place in beaker B in similar manner, right. I have understood the reactions taking place in beakers A and B, but I am still confused why there is no change in beakers C, D and E. C, D and E में कोई change नहीं हो रहा है, उसका रीजन हम पढ़ेंगे अभी। There could have been displacement of zinc by copper in beaker C and by iron in beaker E, right? ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन है, उसमें हमने आयरन डाला है, आयरन के पीसेस या छुट्टा नेल वगैरह कुछ डाला है, पर यहाँ किसी में भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, बिकॉज रिएक्टिविटी का भी एक ये होता है, सबसे रिएक्टिव जो है वो जिंक है, उससे कम रिएक्टिव है आयरन, उससे कम रिएक्टिव है कॉपर। कॉपर इनफैक्ट सबसे कम रिएक्टिव है, और सबसे कम रिएक्टिविटी में आपका जो गोल्ड है, दैट इज AU आता है गोल्ड का फॉर्मूला, देन अर्जेंटिनम, दैट इज योर सिल्वर, दैट इज AG, दैट इज ऑल्सो लीस्ट रिएक्टिव। क्यों आपके ऑर्नामेंट्स जो होते हैं गोल्ड के बनते हैं या सिल्वर को गोल्ड से प्लेट करके बनते हैं, दैट इज बिकॉज दीज आर द मोस्ट इनर्ट मेटल्स, ये किसी चीज से रिएक्ट नहीं करते हैं इजीली, राइट। दैट इज वाई आपके ऑर्नामेंट्स में ये मेटल्स यूज होते हैं और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं। सबसे कॉस्टली है प्लैटिनम, प्लैटिनम सबसे इनर्ट मेटल है, वो किसी चीज़ से रिएक्ट नहीं करता है। इनर्ट मतलब ऐसी चीज़ जो किसी से रिएक्ट नहीं करे। आप जिंक पहनोगे बॉडी पे तो जिंक आपकी बॉडी के स्किन से या आपके पसीने से वो सब रिएक्ट करेगा, राइट, जो भी हम स्वेट आता है हमें वो, जबकि गोल्ड और सिल्वर जो है दे आर सो इनर्ट दैट दे विल नॉट रिएक्ट विथ एनीथिंग। इवन कॉपर का भी पहनते हो कभी कोई बैंगल तो भी इट रिएक्ट्स विथ योर स्किन, और कभी कभी आपके स्किन पे ग्रीन मार्क्स हो जाते हैं कॉपर के बैंगल्स या कुछ पहनने से, राइट। सो दैट इज बिकॉज कॉपर इज रिएक्टिंग विथ योर स्किन, राइट। सो क्यों गोल्ड का और सिल्वर का पहनते हैं? बिकॉज दे आर द मोस्ट इनर्ट मेटल्स, प्लैटिनम इज द मोस्ट इनर्ट मेटल्स, तो वो आपकी स्किन के साथ, आपकी स्किन के ऊपर आने वाले स्वेट के साथ किसी से भी रिएक्ट नहीं करता है, वो ऐसा कि ऐसा स्टेबल रहेगा। दे आर हाईली इनर्ट, that is why it is used to make ornaments, these metals are used to make ornaments. Same is the case with reactivity, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जिंक है, इसलिए वो आयरन और कॉपर दोनों को रिप्लेस करके डिस्प्लेस कर देगा, जबकि कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर और आयरन जिंक को रिप्लेस नहीं करेंगे उस सॉल्यूशन में। सो लास्ट 3 बीकर्स में कोई भी रिएक्शन होता हुआ नजर नहीं आएगा, राइट, ओके। So let us read. There could have been displacement of zinc by copper in beaker C and by iron in beaker E. Similarly, iron should be displaced by copper in beaker D. Since we do not see any change in beaker C, we can infer that copper is not able to replace zinc from zinc sulfate. But why? When zinc can replace copper in beaker A, why cannot copper replace zinc in beaker C? Remember that science is not
arbitrary. It follows definite rules based on facts. The rule here is that zinc is more reactive than copper and iron. A more reactive metal can replace a less reactive metal, but a less reactive one cannot replace a more reactive metal. Now you can understand why there are no displacement reactions in beaker D and E. Can you guess the sequence of metals from more reactive to less reactive among zinc, iron and copper? Yes, zinc, iron. Zinc सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा iron, उसके बाद आएगा copper. Then aurum is gold. Ag, argentinum, that is silver. Then platinum, right? All these are inert metals. So they do not react. Sodium भी उसके ऊपर जाएगा. Zinc के ऊपर sodium जाएगा. Sodium is highly reactive, right? So this is the sequence of metals in reactivity series. I will be sending you it. It is not given in our textbook, but I have another textbook in which this reactivity series is being given, and also the formulas of different ions and different metals are being given. I will be sending you that, or I will write it down on a piece of paper and share it with you. Please write down all of them at least five times in your notebook and learn the formulas, because these formulas will be there for you forever. आप जब भी 10th 11th 12th सब में आपको ये काम आने वाला है, तो वो आप learn करके रखो अभी से ही, तो अच्छा रहेगा, so that you remember. Okay, now uses of metals and non-metals we will do next time. I stop here today. Write down all the important points that I've made you underline in a notebook, in your notebook, right? Okay, we stop now.